नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पिछले वीडियो लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बात कर रहे थे, संयोजकता बंध सिद्धांत। और संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हमने उप सहसंयोजक यौगिकों के स्टेबिलिटी या स्थायित्व की विस्तृत व्याख्या हमने की, जिसमें जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको हमने समझाने के लिए, उनके स्थायित्व को समझने के लिए दो सिद्धांतों पर जो है चर्चा की थी लास्ट क्लास में। इसमें पहला सिद्धांत आपका था विद्युत उदासीनता का सिद्धांत या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिद्धांत थ्योरी जो है आपकी। दूसरा है आपका बैक बॉन्डिंग या पश्चबंधन सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों पर हमने पिछली क्लास में विस्तृत चर्चा की। अब इन दोनों सिद्धांतों के बाद वीबीटी में जो है अगला पॉइंट आपका है, तो वीबीटी के आधार पर जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, उनकी ज्यामिति व चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। तो वीबीटी ने हमें जो है संकुलों के ज्यामितीय गुणों और चुंबकीय व्यवहार के बारे में भी काफ़ी हद तक हमें बताया और इनके अध्ययन को थोड़ा आसान बनाया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति व चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या या चुंबकीय व्यवहार। ठीक है, देखिए वीबीटी के आधार पर संकुलों की ज्यामिति व उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। इसके पश्चात संकुल यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण को हम निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जा सकता है। तो देखो जो है इनके चुंबकीय आघूर्ण हैं, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम निम्न सूत्र द्वारा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू bm अंडर रूट n कोष्टक n+2 या n मल्टीप्लाई बाय n+2। म्यू बोर मैग्नेट्रॉन जो है आपका, यह है चुंबकीय आघूर्ण। n आपका है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है n यहाँ पर? जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या। अब ये ध्यान रहे, यदि म्यू बोर मैग्नेट्रॉन जो ये है म्यू bm है, ये है बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट होती है। अगर म्यू bm की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से यदि आपकी शून्य से बड़ी अगर कोई वैल्यू है bm की, बोर मैग्नेट्रॉन की, तो वो पदार्थ आपका अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, अर्थात वो पैरामैग्नेटिक होगा। यदि आपका म्यू बोर मैग्नेट्रॉन या चुंबकीय प्रवृत्ति जो है 0 है, तो वो पदार्थ आपका प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे याद रखिए। तो यदि बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कुछ न कुछ है, मतलब 0 से अगर कुछ भी पॉइंट ऊपर है, तो वो पदार्थ जो है आपका क्या होगा? वो पदार्थ होगा आपका अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो संकुल की चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय एवं संकुल का रंग रंगीन होता है, अर्थात कलर्ड होता है। अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो संकुल आपका कलर्ड भी होगा और अनुचुंबकीय भी होगा। जबकि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो तो संकुल की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय व संकुल का रंग रंगहीन, जिसे हम बोलते हैं कलरलेस होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो पदार्थ आपका रंगीन भी होगा और उसमें जो है कलर भी पाया जाएगा, अनुचुंबकीय प्लस कलर्ड और प्रतिचुंबकीय एंड कलरलेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ हम उदाहरण लेके इसे स्पष्ट करते हैं। अब देखो, उदाहरण सोल्व करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है पिछली क्लासों में उस पर डिस्कस किया है, मैंने बताया भी है। जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे, मतलब प्रबल लिगेंड होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में जो है आपके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है।
ये बात मैं आपको पिछले उसमें क्लासों में वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कौन सा लिगेंड जो है कॉम्प्लेक्स में प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, किसकी उपस्थिति में युग्मन होगा और किसकी उपस्थिति में युग्मन नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, जो आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को, वो आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर K4FeCN6 आपका जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हमें इसके चुंबकीय गुणों की जो है डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन की जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये किस पोजीशन में यहाँ है तो ये निकालना मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर K4 है तो इसके लिए चार्ज जो है चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, प्लस Fe अपने को ज्ञात करना है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसको x मान लेंगे। XCN के लिए -1 होता है तो -1 जो है आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। इस एंटाइटी पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कोई चार्ज आपका नहीं है तो इस बराबर के आगे यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे +4 से -6 को काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा -2 और -2 वापस इधर आएगा यहाँ पर बराबर के इधर, तो हो जाएगा +2। इस संकुल में हम जानते हैं कि साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है। इस संकुल में साइनाइड प्रबल लिगेंड है, अतः इसमें D2sp3 संकरण होगा। प्रयोगों द्वारा प्राप्त इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम प्राप्त होता है, जो कि इसमें D2sp3 संकरण की पुष्टि करता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में जो है संकरण भी आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और D2sp3 संकृत होगा। और यदि आपका लिगेंड दुर्बल है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो आपका जो संकुल बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा और वहाँ पर संकरण आपका होगा sp3D2, क्योंकि D यहाँ आपके बाहर का काम आएगा। इसकी ज्यामिति को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ की हम बात कर रहे हैं, x = 2 आपका यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर Fe+2 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे ऑर्गन 3d6 एंड 4s0। ये होता है Fe का +2 अवस्था में। Fe का सामान्य अवस्था में ये आध्य अवस्था, जो Fe है नॉर्मल 26 इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ देखिए आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d6 एंड 4s2 होता है। कितना होता है? 3d6 4s2। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आपका एक एक करके 5 भी रहेंगे और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मल्टीपल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सब सेल में रहते हैं। लेकिन हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें आपका Fe+2 अवस्था में है। तो Fe+2 में है तो +2 का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से होंगे? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ S से निकलेंगे और S से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कब निकलेंगे? जब इसको हम उत्तेजित करेंगे। क्या करेंगे? इसको उत्तेजित करेंगे। तो उत्तेजित अवस्था में Fe जो है Fe+2 में चला गया। Fe+2 में जाते ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं और उसके बाद जब उत्तेजित हम करेंगे तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में एंड हम ये कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर Cn प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। तो जब प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेयर मतलब युग्मित हो जाएंगे। और इस युग्मन में देखिए आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और D के 2 जो हैं आपके कक्षक खाली हो गए हैं। कौन कौन 2 कक्षक कौन कौन से खाली हुए? D के। और यहाँ पर ये आपका 4s, ये तो है आपका 3d6 4s0 एंड 4p0। अब यहाँ जो है आने वाले लिगेंड कौन है? आपके साइनाइड। साइनाइड क्या है? आपका लिगेंड है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए इसको रिक्त ऑर्बिटल चाहिए। तो रिक्त अब यहाँ पर ये देखिए कितने साइनाइड हैं आपके पास? 6 FeCN6। 6 साइनाइड के लिए 6 डिब्बे चाहिए, 6 कक्षक चाहिए। तो 6 कक्षक कहाँ से होते हैं? देखो यहाँ से आपके इसमें 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए जो अपने उपयोग में आ रहे हैं वो D के तो 2 आ रहे हैं, S का 1 आ रहा है, P के 3 आ रहे हैं। तो अपना संकरण क्या होगा? देखो आप D2
S का एक P3, तो अपना संकरण क्या हो गया D2sp3। ये है आपका संकरण निकालने का इनका तरीका। तो D2sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब यहाँ D आपका जो है इनर n-1, ये n की वैल्यू n क्या है आपका बाह्यतम कोश, तो यहाँ 4 है, n-1 क्या है, n-1 बराबर 4 होगा तो 3, तो यहाँ पर n-1d उपयोग हो रहा है। तो ये है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSC। ठीक है। अब यहाँ पर इस संकरण के बाद 6 नए रिक्त जो हैं संकरित कक्षक बनेंगे, जिनकी ऊर्जा, आकृति, शेप सब कुछ एक समान होंगे। और इन 6 नए संकरित कक्षकों में साइनाइड जो लिगेंड हैं वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, और उसके पश्चात केंद्रीय धातु आयन के साथ मिलकर ये एक अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए आप इसमें, यहाँ इस कंडीशन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे वैकेंट हैं, कहीं भी कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने भी इसमें स्टार्टिंग में ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा है कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त इस संकुल के चुंबकीय आघूर्ण नगण्य प्राप्त होते हैं या बहुत कम प्राप्त होते हैं, जो इसमें D2sp3 संकरण की पुष्टि करता है। यदि D2sp3 नहीं होता, अगर sp3d2 होता, तो सपोज कीजिए आप यहाँ देखिए, अगर sp3d2 होता तो sp3 और 4d का होता d2, तो यहाँ पर फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और यदि यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का तो जो है इसकी बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू है वो 4.9 के आसपास, 4.8 के आसपास आनी चाहिए। और इतने में तो पदार्थ जो है अनुचुंबकत्व दिखाता है, बहुत ज़्यादा अनुचुंबकत्व दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम चुंबकीय नेचर अपनी शो करता है, या आप कह सकते हैं न के बराबर, नगण्य, जो इसके D2sp3 संकरण को सत्यापित करती है। तो इस प्रकार से फिर देखो हम बात करते हैं, इसमें संकरण है आपका D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय ज्यामिति इस प्रकार की होती है, और जब इसे आप बनाओगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाकर इस पर -4 चार्ज आप लगाओगे, क्योंकि हर Cn का -1 होता है और +2 इसका है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा चार्ज बाकी का -4 जो इसके एंटाइटी पर आएगा। और इस +4 को जो है बैलेंस करने के लिए आपके पास 4k+ भी अभी अवेलेबल है, जो स्टार्टिंग में आपके आयन के बाहर हैं। तो ये इस तरीके से आपको और एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, अभी और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले लूँगा इसमें। बाकी समझने का तरीका यही है, और समझाने का और इसको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने का तरीका भी यही आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो इसकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो प्रतिचुंबकीय होती है। रंग इसका जो है रंगहीन होगा, और म्यू बोर मैग्नेट्रॉन जो वैल्यू इसकी आएगी वो कितनी आएगी? 0 आनी है, क्योंकि वहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हम ये पहले कई बार कह चुके हैं कि अनुचुंबकत्व होना ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाता है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर्टी है किसी पदार्थ का अनुचुंबकीय होना। अब हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के पैरेलल। K3FeCN6 अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ K4 और K3 का है। और K4 K3 से क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। एक में जो है आयरन +2 अवस्था में है, और एक संकुल में +3 अवस्था में है। संकरण जो है यहाँ भी आपका वही होना है, D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ भी बनना है। तो अंतर कहाँ आना है, चलो देखते हैं हम। ये दोनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, और आप दोनों में मिक्सअप कर देते हो। K3 K4 में पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड। यह है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड, वो है आपका फेरोसाइनाइड। ठीक है। यहाँ पर x = 3 आएगा, मतलब Fe+3 अवस्था में है। Fe+3 अवस्था में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है
वो है 3d5 एंड 4s0। आधे अवस्था की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आधे अवस्था में Fe का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d6 एंड 4s2। ये आप सबको पता है, मैं कई बार आपको निकालना और उसको लिखना बता चुका हूँ आवर्त सारणी के माध्यम से। अगला हम बात करते हैं उत्तेजित अवस्था में Fe+3 अवस्था में। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो S के चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, बाकी के जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा। अब पेयर होने के पश्चात में पेयर क्यों होगा कि यहाँ पर अपना जो लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर जहाँ तक हो सकते हैं पेयरिंग हो जाती है। बाकी जहाँ पेयर अब बचा ही नहीं है तो फिर उस कंडीशन में तो वही है। तो अब यहाँ हम देखते हैं बेटा उत्तेजित अवस्था में जो है 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से जा चुके हैं, जिसके हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब 1 2 3, या हम कह सकते हैं 3d5 आपके पास कॉन्फ़िगरेशन रह गया है। तो ये बचता है आपके पास 3d5 4s0 एंड 4p0, ये आपको ध्यान रहे। अब 3d5 में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये बचेगा, तो ये है आपका, ये आपका पेयर हो जाएगा। आप इसको यहाँ ले आओ और पेयर होने के पश्चात ये यहाँ आ गया युग्म होने के पश्चात। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बच गया इससे कोई हमें दिक्कत भी नहीं है, हमें चाहिए 2d के 2 ऑर्बिटल, s का 1 p के 3। तो देखिए यहाँ पर आपका संक्रित अवस्था में हमें अवेलेबल हो गए हैं d के 2 और s का 1 p के 3। तो जो संकरण अपने पास निकल के आ गया वो क्या आ गया d2sp3। क्या संकरण आया d2sp3। और कितने कक्षक अपने पास है 1 2 3 4 5 6, 6 कक्षक हमें चाहिए क्योंकि 6 साइनाइड लिगेंड हमारे यहाँ है, आक्रमणकारी लिगेंड जो बंद बनाएंगे। तो ये जो कक्षक बने ये क्या है 6 नए संकरित कक्षक, ठीक है, जिनकी ऊर्जा आकार आकृति सब एक समान है। तो यहाँ हम बात करते हैं बेटा इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं d2sp3, इसमें संकरण है। ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ज्यामिति इसकी जो है अष्टफलकीय होगी और यहाँ पर इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी आप बताएं मुझे, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो है आपकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी क्योंकि यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपन इसकी जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय ज्यामिति आपकी इस प्रकार की होती है, सेंट्रल मेटल आयन Fe है और यहाँ पर जो है स्क्वायर प्लेन में आपके 4 साइनाइड लिगेंड जुड़ते हैं और एक साइनाइड लिगेंड प्लेन के नीचे और दूसरा साइनाइड लिगेंड प्लेन के ऊपर। ये प्लेन के नीचे हैं, ये प्लेन के ऊपर हैं। और इसकी जो है चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है और रंग इसका रंगीन होता है और इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू आती है वो आती है 1.76 बोर मैग्नेट्रॉन के नियर बाय आती है। कई सारे एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकली डेटाओं में ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो है अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि K4FeCN6 जो है प्रतिचुंबकीय होता है जबकि K3FeCN6 अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर में बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कारण यहाँ पर आपने देखा कि दोनों में सेम है, इसमें भी संकरण d2sp3 इसमें भी संकरण d2sp3 है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ अंतर है, यहाँ पर जो है एक में आयरन Fe+2 अवस्था में, एक में Fe+3 अवस्था में है और एक पर जो एंटाइटी पर चार्ज -4 है और एक पर -3 है। तो फ़र्क इतना सा है, आप दोनों को कंपेयर करके बता दीजिएगा, कह दीजिएगा, उनको प्रूव कर दीजिए कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो है संकरण के पश्चात में या साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति या अटैक के बाद में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता, जबकि पोटेशियम फेरिसाइनाइड जिसमें हम Fe+3 की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है शेष रहता है और उस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका जो है बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू है वो 1.76 के नियर बाय आती है, अर्थात ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति अपनी प्रेजेंट करता है। अब यहाँ ये तो हो गई बात आपकी प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। अब इसे हम एज एट इज जो है दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में भी एक बार एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। आपका अगला एग्जाम्पल है K3F6। पोटेशियम जो है आपका इसमें K3 यहाँ पर है, Fe F6 हेक्सा फ्लोरो या पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो आयरन यहाँ पर इसका नाम होगा। वो इसका जो भी केमिकली नेम है IUPAC नेम। यहाँ पर हम सबसे पहले वही सेंट्रल मेटल आयन जो आयरन है आपका उसका जो है नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो Fe का जो है +3 निकल कर आता है। +3 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5,4s0 होता है। और Fe का सामान्य अवस्था में मतलब न्यूट्रल अवस्था में Fe का होता है आर्गन 3d6 एंड 4s2। अब इसमें से जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो देर आपका यहाँ पर Fe+3 में जो विन्यास आएगा वो आएगा 3d5,4s0। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम। Fe जो है आपका 3d6 4s2 होता है सामान्य अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से अरेंज होगा और 4s इस प्रकार से होगा। और अब हम बात करते हैं Fe+3 की। Fe+3 में हमने कहा कि 3d5 होता है, 4s0 एंड 4p0 होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है आपका दुर्बल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ इसकी उपस्थिति में जो है कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। कई बार आप इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि यार फ्लोरीन तो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये प्रबल होगा, इसका प्रभाव प्रबल होगा, इसमें युग्मन करा दें। तो बेटा ऐसा नहीं है। वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो अपने आवर्त सारणी में है फ्लोरीन। तो उससे यहाँ इसको कंपेयर नहीं करना है। हमें दोनों चीज़ों को सेपरेटली रखना है। प्रबलता अलग चीज़ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन आपका एक वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है और इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें डिफरेंस याद रहे। तो यहाँ पर जब युग्मन नहीं होगा तो बेटा आपका यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 4s 4p एंड 4d, ये d2 बाहर का गया। देखो n वाला ns वाला जो सिंपली आपका बाहर n सेल वाला आना है या n-1 वाला d नहीं आना है। तो ये 4d0 है, 4d के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर संकरण होगा sp3d2। देखिए sp3d2 संकरण आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की उपस्थिति में जो है 6 कक्षक आपके बनेंगे, 6 नए संकृत कक्षक, 6 नए संकृत कक्षक, ठीक है। इसमें फ्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा और खंगुल का निर्माण करेगा। और इस एंटाइटी पर यहाँ पर -3 चार्ज आएगा और इसके यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 3K+ रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अंतर यही है जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले वाले एग्जाम्पल में भी। तो यहाँ पर जो है -3 क्यों आया, यहाँ पर 6 फ्लोरीन लिगेंड का -6 चार्ज है और Fe पे चार्ज कितना है +3। तो 3 प्लस से 3 माइनस कैंसिल आउट हो गए और ओवरऑल जिसे हम चार्ज करेंगे बाकी का बचा हुआ वो इसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर पहुंच जाता है। अब यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें 5 दिख रही है और आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 दिख रही है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √35 μbm। और √35 को जब हम सोल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू आती है 5.73 5.74 के आसपास जो भी वैल्यू आती है। तो इसका जो है प्रवृत्ति होगी वो अनुचुंबकीय होनी, क्योंकि इसकी जो है μbm की वैल्यू >0 आ रही है। इसका रंग जो है रंगीन होगा या कलर्ड होगा। संकरण इसका जो है sp3d2 है। बॉन्ड एंगल हम जानते हैं अष्टफलकीय में 90 डिग्री का होता है। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में, कलर्ड ये होना ही है। तो इस प्रकार से ये है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये बनेगा HSC, क्योंकि यहाँ पर D आपका N सेल का उपयोग में आ रहा है। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं K4Fe6 की, Fe(F6) की, है ना। यहाँ K3 था, यहाँ K4 है। अब इसे आप खुद सोल्व कर लेना, इसको मैं नहीं बताऊँगा, है ना, सेल्फ करना है आपको। अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और 5 नंबर आपको दिला सकता है ये एग्जाम्पल।
कहीं आप छोड़ के जाइएगा मत। हो सकता है आपका वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है आज, लेकिन आज आपकी यूनिट का समापन है, लास्ट एग्जाम्पल है इस यूनिट का। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, समझिए और साथ मिलके आगे बढ़ते चलिए। जब देखो हेक्साएमिन कोबाल्ट क्लोराइड या CONH3 ये आपका जो है उदाहरण है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि सबसे पहले किस प्रकार का यहाँ पर इसकी नेचर होगी, ज्यामिति क्या होगी, संकुल की प्रवृत्ति क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। बहुत ये इसको आप अपवाद कह सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। औगुणा जिसको हम कहते हैं, ये औगुणा है। और देखिए इस संकुल में का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सैद्धांतिक चुंबकीय आघूर्ण से कम होता है। सैद्धांतिक चुंबकीय आघूर्ण से कम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन इसमें होता है। वैसे हम देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ होती है। NH3 यहाँ प्रबल लिगेंड है, अतः इसमें D2sp3 संकरण होना चाहिए। हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखो इसमें NH3 जो है आपका प्रबल लिगेंड है, तो इसकी उपस्थिति में लिगेंड की जो है पेयरिंग होनी चाहिए। और पेयरिंग होगी तो किस प्रकार से होगी वो हम देखते हैं। आपका कोबाल्ट है आर्गन 3d74s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप इसे यूँ भी चेक कर सकते हैं। कोबाल्ट आपका एटॉमिक नंबर 27 है, और 27 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 27 होंगे। आर्गन के पास 18 है, और यहाँ पर बाकी जो 3d4s में कितने हो गए, 7 और 2 9, 9 और 18 कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो सही भी है या नहीं है। ये आपको छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं कई बार बताता रहता हूँ बीच बीच में, आप इन्हें ध्यान देकर याद रखिएगा। आध्य अवस्था में हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, आध्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d748 होता है। अभी हमने कहा यहाँ पर 7 का जो रीअरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। पहले 1 2 3 4 5 इसमें जाएगा, फिर 6 7 इसमें आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 4 इसमें आपके पहले जा चुके हैं। अब इस अवस्था में आप देखिए, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा कोबाल्ट +2 में, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका इसमें हम निकालेंगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो +2 आती है। और उत्तेजित अवस्था में हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो 3 में से अगर एक युग्मित होता है तो 2 इसमें आ जाएगा ये, फिर भी एक तो अयुग्मित ही रहेगा ना, और एक अयुग्मित रहेगा। फिर भी अपने पास जो है प्रबल लिगेंड के अनुसार DsP2 संकरण के लिए जो है D के 2 सबसेल उपस्थित, D कक्षक उपस्थित नहीं हो रहे हैं 2, क्योंकि इस एक को यहाँ ले आएंगे हम। देखो ये जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो देखिए आप यहाँ एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास एक और आ गया तो ये डबल हो गए। अब डबल के बाद भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बच जाता है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाकर यहाँ से क्या करता है बेटा, कि देखो 3d 4s 4p एंड 4d0 भी अभी अपने पास इसी जो है कोष में खाली है, और ये यहाँ से 4d में चला जाता है। तो देखिए NH3 की उपस्थिति में या संकरण अवस्था में, यह महत्वपूर्ण बात है, ये आपको लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा होता नहीं। तो इसके उपस्थिति जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ चला गया, 4d0 में। 4d0 में जाते हैं यहाँ पर आपके पास D के 2 कक्षक उपलब्ध हो गए, S का 1 और P के 3। अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन बचता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस कॉम्प्लेक्स का जो है व्यवहार जो है वो चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। और इसका जो संकरण आएगा वो देखो D2sp3, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति इसकी होगी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, और ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होनी है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बोर मैग्नेटन वैल्यू जो आएगी वो लगभग 1.7 के आसपास इसकी प्राप्त होनी है। तो देखो इसकी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होनी है, इस पर चार्ज +2 आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जो है वैल्यू म्यू Bm, इसको अपन निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, तो देखिए √n n+2,
तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम n की वैल्यू हमारे पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा आपके, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो √3 आपकी वैल्यू आनी है और √3 का मान 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन होता है। तो ये हो गई आपके सारे प्रकार के केसेस की यहाँ बात। इस संकुल यौगिक में संकरण में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3D से 4D उपकोष में चला जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह अनुचुंबकीय होता है तथा इसका चुंबकीय आघूर्ण लगभग 1.73 के पास प्राप्त होता है या इनके इक्वल प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हो गई आपके कोऑर्डिनेशन वाली पूरी यूनिट के कई सारे एग्जाम्पल्स की बात, और आज यह है आपकी ये यूनिट जो है समाप्त होती है। इसमें आप लोगों के उप सहसंयोजक यौगिकों की सारी हमने संपूर्ण विस्तृत जो है चर्चा की है। इसके पश्चात भी यदि आपके कोई प्रॉब्लम है इस यूनिट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड या इनके कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके, या कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम पर। और इसके बाद हम अगली यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे, वो अगले वीडियो क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई और मेरा इसको लंबा करने का तात्पर्य यही था कि आपका कंटिन्यूटी में जो आपके आज के एग्जाम्पल हैं वो सारे सोल्व हो जाएं। ठीक है, अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू।